आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और डे बाय डे आपको सुबह में 6 बजे और शाम में 6 बजे आपके लिए क्लासेस अपडेट किया जा रहा है। इसमें हम लोग अब अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न और उसके साथ साथ एग्जाम के लेवल के प्रश्न, मतलब वैसे नहीं प्रश्न पढ़ेंगे जो सिर्फ छोटा छोटा नहीं है, वैसे प्रश्न पढ़ते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ रहे हैं। जिस लेवल के प्रश्न इस साल पूछा जाएगा उस लेवल के प्रश्न की हम लोग चर्चा करें सभी विषय का। तो हर एक विषय का क्लासेस डे बाय डे आपको मिल ही रहा है। आज हम लोग मैथ से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलिए आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और हम आपको वही प्रश्न बताएंगे जो इस साल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सभी प्रश्न जो एग्जाम के लेवल के हैं। तो ये जो शुरू से आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो ये प्रश्न चल रहा है, इसकी चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं डिटेल में। जो विद्यार्थी इस चैनल के सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको मालूम होगा। तो 50 प्रश्न की चर्चा हम लोग किए थे और 50 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण इसमें शेष रह गया था। तो चलिए इस 50 प्रश्न की चर्चा करते हैं, तो 51 से 100 तक। और शुरू से 50 प्रश्न आप नहीं देखे होंगे तो जब एक क्लास खत्म होगा तो देखिएगा स्क्रीन पे इस साइड लिंक मैं दे दूंगा उस पिछले वाले क्लास का, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। तो पेन कॉपी लेकर जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देख रहे हैं एग्जाम के लेवल के प्रश्न। आप खुद देखिएगा कितना नया नया प्रश्न आपको सीखने को मिल रहा है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डेली क्लासेस कीजिए। अब परीक्षा में कम समय है ना, तो कमेंट में कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में मैथ है रख दीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज बारीकी से सीखिए, अभ्यास कीजिए। चलिए सारा प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके थे। यहाँ पे देखिए 50 नंबर प्रश्न तक चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न पे देखते हैं कितना शानदार प्रश्न आ गया। देख लीजिए पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न ध्यान से चीजें सीखिएगा। 51 से 100 नंबर प्रश्न तक की हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, ध्यान से समझिएगा, बउआ टाइप प्रश्न लगेगा, कितना भी आपको लगे हार्ड है, लेकिन मैं बोला कि ये सब प्रश्न एग्जाम के लेवल के, इसी लेवल के प्रश्न इस साल पूछे जाएंगे। लेकिन यहां से आप सीख लेंगे ना, आपको लगेगा काफी आसान प्रश्न था। क्या कहा कि वृत्त है, कोई भी वृत्त है, उसकी त्रिज्या नहीं दिया, तो मान लेते इस वृत्त की त्रिज्या आर था। ठीक है, ये हमारा पुराना वृत्त था। ध्यान से देखिए कितना आसानी से मैं आपको समझा दे रहा हूं। ओल्ड वृत्त था। एक नया वृत्त कह रहा है कि और हमने बनाया और अब ये वृत्त बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका त्रिज्या हमने दोगुना कर दिया। तो पहले जो त्रिज्या था आर, अब नया वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? 2 गुना, मतलब देखिए यहां पे लिखा है दुगुनी हो गया, मतलब 2r हो गया। अब कह रहा है वृत्त की परिधि। अब मैं आपसे कहूं कि ओल्ड वाले पुराने वाले वृत्त की परिधि कितना होगा। आप कहेंगे सर त्रिज्या जब r हो तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे 2πr हो जाएगा सर। अच्छा, नया वाला वृत्त का परिधि कितना होगा? जो नया वृत्त हम लोग बनाए हैं उसका कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका भी सूत्र तो 2πr ही होगा, लेकिन इसमें त्रिज्या कितना हो गया है? 2r। तो त्रिज्या की जगह पर लिखिए 2r। चलिए हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 4πr। अब क्या पूछा है प्रश्न में? हमने दोनों का परिधि निकाल लिया। अब पूछा है कि नया और पुराना। देखिए पहले नया तब पुराना, यहां से प्रश्न का उत्तर सीधे पलट जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से, इसलिए मैथ में तो यही कंसंट्रेशन लेवल आपका चेक होता है। तो यहां पे देखिएगा नया, तो नया अनुपात पुराना पूछा है। ठीक है, नया अनुपात पुराना पूछा है। तो नया कितना है सर? 4πr है। पुराना कितना है सर? 2πr है। पाई आर से पाई आर कैंसिल, 2 से 4 कट गया 2 मर्त में, मतलब कि 2:1। कहां पे दिया है? ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी पे दिया है। यही अगर पूछता कि पुराना अनुपात नया, तब 1:2। ठीक, अब देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कितना आसानी से मैंने एक एक चीज समझा दिया। अगर 2 अंक में भी आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न। ये सब है एग्जाम के लेवल का प्रश्न। चलिए इस पे और प्रश्न का मैं अभ्यास कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे सभी प्रश्न मिलेगा। अब देखिए कितना बड़ा सा प्रश्न है। प्रश्न बड़ा हो तो समझिए चीजें आसान है, क्योंकि डाटा उसमें ज्यादा दिया है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है 52 नंबर प्रश्न कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा समय लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने के लिए लगा समय होगा। ठीक है, कह रहा है कि मतलब मान लीजिए धावक हैं, 3 धावक हैं, यहां मान लीजिए ऐसा चक्कर काट रहे हैं, मान लीजिए यहां से एक शुरू किया, यहीं से तीनों शुरू किए, तो एक को यहां पे घूमने में लग रहा है कितना? 3 घंटा, 4 घंटा, एक को 8 घंटा। और तो तीनों को शुरू में मतलब कहां पे सबसे पहला समय होगा जहां पे वो मिलेंगे। तो जैसे ही सबसे पहले समय की बात हो वैसे ही एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है,
लोएस्ट कॉमन फैक्टर की पहला, ये तो कई बार मिलेंगे लेकिन सबसे पहली बार कब मिलेंगे, तो यहां पे देखिए एलसीएम हमको निकालना होगा किसका, 3 का, 4 का और 8 का। निकाल दीजिए, आसान है। देखते हैं 8 से कटेगा, दोनों से नहीं कटेगा तो 16 पे जाएंगे, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, वहीं पे 24 पे जाए, 8 त्रिका में 24, तो 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी 3, मतलब 24 एलसीएम क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या होता है जो इस तीनों से कट जाएगा पूरा पूरा। तो 24 देखिए कट जाएगा, इससे छोटा कोई संख्या बताइए जो तीनों से कट जाए, नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो 24 घंटे बाद प्रस्थान बिंदु पे मिल जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, देखिए फिर आ गया उसी तरीका का प्रश्न, ये मैं बोला कि उस पे काफी प्रश्न का मैं जो नया प्रश्न होगा उस पर अभ्यास कराऊंगा। अब ये आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से पेन कॉपी उठाइए, कभी भी क्लास को देखिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। और जो विद्यार्थी उसमें नहीं समझेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त, तो मान लीजिए पुराना जो वृत्त था उसकी त्रिज्या r था, कह रहा है कि नया जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आधा कीजिए। चलिए हम लोग कर दिए r/2। अब ध्यान से समझिएगा, कर तो पुराने वृत्त की परिधि मैं आपसे पूछूं, कहेंगे सर 2πr होता है। चलिए ठीक है, नया वृत्त की परिधि तो कहिएगा सर 2πr होता है, लेकिन त्रिज्या r/2 है, तो यहाँ पे r/2 लिखिए, मतलब 2 से 2 कैंसिल करने के लिए आप बोल रहे हैं πr। अब क्या पूछा है, तो इसमें देखिए पुराना अनुपात नया पूछा है सर, तो पुराना 2πr, नया अपना πr, πr से πr कैंसिल, क्या आ गया, 2:1 आ गया। कहां पे दिया है सर, ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चीजें आसान अब हो गया कि नहीं। अब देखिए इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए और आपसे एग्जाम में गलत होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सीखते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, सीखते चलिएगा। मैथ ही ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा चीजें सावधानी से यहाँ पे क्लास में सीख लेते हैं। तो कह रहा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें 2 की पॉइंट है, त्रिज्या दोगुना करना है और अनुपात किसका निकालना है, क्षेत्रफल का। इसलिए मैं बोला कि हर एक टाइप का मैं प्रश्न करा दूंगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, पुराना जो वृत्त है हमारा उसकी त्रिज्या r है। कह रहा है जो नया वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या दोगुना करेंगे, मतलब 2r हो जाएगा, दोगुना हो गया। क्षेत्रफल, तो r त्रिज्या वाले वृत्त की क्षेत्रफल πr², और 2r है तो r के जगह पर 2r² करेंगे नया वृत्त का, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 πr²। अब क्या पूछा है, तो पुराने एवं नए वृत्त, मतलब ओल्ड अनुपात न्यू पूछा है। तो पुराना πr², नया 4πr², πr² से πr² कैंसिल, 1:4। कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चीजें समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी पे था 1:4। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न आज बचा है आपके लिए। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि ये घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देख रहे हैं एग्जाम का जो प्रश्न का लेवल आप मैच कर पा रहे होंगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, हूबहू उसी लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न इस साल पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें थ्योरी है। कह रहे कि आयतन घन का, तो घन का आयतन का फॉर्मूला a क्यूब होता है, जहां एक घन का किनारा है। अच्छा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a² होता है। बस यही 2 फार्मूला का यूज करके हम लोग बना देंगे। तो क्या कहा है कि घन का आयतन 125 है, मतलब कह रहा है कि a क्यूब कितना है सर, 125 है। मैं कहूं कि a क्यूब बराबर 5 का पावर 3 लिख दीजिए, कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 का पावर क्यू करेंगे तो 25 25 125, क्यू से क्यू काट देंगे सर, a बराबर 5 आ गया। अब पूछा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब सर फार्मूला क्या होगा, 6a², मतलब 6 तो अपना 6 है और a हमने निकाल लिया 5 का स्क्वायर, मतलब 6 गुने में 25, मतलब 5 6 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, 150 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है सॉरी, तो मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 2 फार्मूला रट जाइए इस प्रश्न को बनाने के लिए। घन का आयतन a क्यूब, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। ठीक, बस आगे तो कुछ नहीं किए, गुना भाग कर दिया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर क्या कह रहा है आपसे, तो काफी आसान सा प्रश्न है, घबराना आपको नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि एक घनाभ के तीनों संलग्न फलकों का क्षेत्रफल
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है तो उसका आयतन भी बराबर होगा। देखिए कह रहे संलग्न फलक का क्षेत्रफल, तो जैसे फलक जैसे ऐसा लिखा रहा है ना एल बी बी एच एल एच ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हम लोग गुना कर दे तो ये क्षेत्रफल है तो ये पूरा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि एल बी एच होता है घन का आयतन। अब घन का आयतन हम लोग निकालेंगे तो एल बी एच मतलब ये वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, या स्क्वायर से स्क्वायर आप कटा भी सकते हैं, जिस तरह लिखिए बात वही होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब निकालेंगे तो क्या बचेगा एक्स वाई जेड। कहां पे दिया है ऑप्शन डी पे। चीजें यहीं से आप इसको सीधे स्क्वायर हटा देते क्योंकि आयतन है तो एल बी एच करेंगे तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बारंबारता का बहुलक, देखिए माध्य पीछे में लिख कर समझाते कि माध्य पूछे तो औसत होता है, किसी भी आंकड़ा का औसत हम लोग निकालेंगे मतलब जितना संख्या रहेगा उसको जोड़ेंगे और जितना रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे तो माध्य हो जाएगा। अच्छा बहुलक पूछे तो जो सबसे अधिक बार आया हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो। माध्यक पूछे तो आरोही अवरोही क्रम में लिखिए और बीच में जो हो उसको माध्य कहिए। 2 अंक अगर 2 मतलब कि संख्या आ रहे हैं बीच में तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। तो पूछा है बहुलक मतलब जो अधिक बार आया हो, जिसकी बारंबारता क्या हो अधिकतम हो। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है अधिकतम बारंबारता मान वाला क्या होता है बहुलक होता है। बहुआ टाइप प्रश्न हो गया कि नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब देखिए अब यहां पे देखिए कितना शानदार प्रश्न तैयार किया गया है। अब वो आपने समझा कि बहुलक क्या था, तो अभी आपने कहा कि सर जिसकी बारंबारता अधिक हो मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो बहुलक कीजिए, तो उसी से बहुलक पूछ रहा है। कहेगा सर इसमें हमको दिखाई दे रहा है 3 सबसे अधिक बार आया है मतलब 3 की बारंबारता अधिक है तो ये बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए, इसमें क्या सोचना है। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। 2 तरह की घटना हम लोग पढ़ते हैं, एक निश्चित घटना एक अनिश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो निश्चित घटना की जब भी प्रायिकता पूछे तो 1 आंसर कीजिए, अनिश्चित घटना पूछता तब 0 करते हैं। ठीक है क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अच्छा देखिएगा इस साल पेपर में प्रथम या द्वितीय पाली में देखिएगा एक तो ये प्रश्न आने जा रहा है, समझिए छप गया है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है। थ्योरी समझे रहेंगे अंक चेंज होगा। अच्छा एक वो जरूर रहेगा, एक प्रथम पाली में पूछेगा निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1, तो ये आपका हो गया चीजें कंप्लीट। ये प्रश्न आएगा ही आएगा। अब यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है किसी घटना की प्रायिकता। उसी तरह 1 से मतलब कि हो सकता है 1 से छोटा होगा, मतलब निश्चित घटना होगा तो 0, निश्चित घटना होगी इसके बीच में हो सकता है। ना 1 से ज्यादा हो सकता है किसी भी घटना की प्रायिकता और ना ही 1 से कम हो सकता है। ये समझ के आपको रखना है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है सर, तो ये माइनस में हो सकता है। अभी हमने देखा कि 0 से कम नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे त्रिकोणमिति से प्रश्न है कि tan थीटा बराबर इतना। देखिएगा यहां से बारीकी से चीजें सीखते चलिएगा। tan थीटा बराबर सर 5/12। ये तो कई बार मैं सिखाया हूं आपको। अगर आपको मालूम होगा आंसर तो जल्दी से आंसर बनाकर कमेंट कर दीजिए क्या आ रहा है सही उत्तर। इसीलिए तो मैं बोला कि पेन कॉपी लेकर देखिए कि जैसे मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्योंकि पहली बार ऐसा प्रश्न तो हम लोग सीख नहीं रहे हैं, जो नया प्रश्न आ रहा है मैं बारीकी से आपको सिखा रहा हूं। tan थीटा बराबर 5/12 अर्थात कि tan थीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे सर p/b होता है, मतलब लंब बटा आधार। बिल्कुल सही। sin थीटा का मान पूछा जा रहा है, sin थीटा बराबर सर p/h। अब p/h का मतलब p तो हमारा है सर 5, ठीक है। अच्छा h क्या होता है कर्ण, तो कहिएगा सर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकाल दीजिए 25 और प्लस में 144 बराबर अंडर रूट 169 बराबर 13, मतलब 5/13 कहां पे है, ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आया है कि नहीं आप लोग का ऑप्शन बी? एक बार जल्दी से विद्यार्थी बताएंगे क्या ऑप्शन बी आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, अगर डेली आप क्लासेस करते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे देखिए 62 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा
क्या होगी? ये आपसे पूछा है 62 नंबर प्रश्न कि एक जो तार है वो मतलब उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, मतलब एक वृत्ताकार तार है उसको वर्ग बना दिया जाता है, ये कहना चाहिए था। तो वर्ग की भुजा क्या होगी? ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से चीजें समझेंगे। तो त्रिज्या इसमें दिया है वृत्त का 28 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ भी आप बनाइए, इसमें एक चीज बउआ टाइप कॉन्सेप्ट आपको समझ कर रखना है, परिमाप में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये आपको समझ कर रखना है कि परिमाप तो उतना ही रहेगा, तो परिमाप से ही हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। मतलब कि वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप वो किसके बराबर होगा? वृत्त के परिमाप के बराबर। किसके बराबर होगा सर? वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या कहता है? तो ये होता है वर्ग का परिमाप 4a 4 गुने भुजा, ये जहां वर्ग की भुजा है, और वृत्त की परिमाप मतलब परिधि 2πr। अब देखिए ये तो निकालना है, वर्ग की भुजा पूछा है 4a, और 2 तो हमारा 2 है, पाई तो 22/7 है, और r तो r दिया है प्रश्न में 28, 7 से कटा देंगे, 7 चौका में 28, इधर 4 है गुना में, इधर आकर भाग में होगा, कटा दे, इसको काट देगा, मतलब ये बराबर कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग की भुजा कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस कुछ भी आप किसी भी आकृति को कैसा भी बना दीजिए, लेकिन परिमाप में कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिमाप तो उतना ही रहेगा पहले के बराबर। तो ये वर्ग का परिमाप बराबर था वृत्त के परिमाप का, वर्ग का परिमाप 4a और वृत्त का परिमाप 2πr। कितना बार लिख चुके हैं, बस बाहर बैठा कर गुना भाग कर दी, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि इसका माध्य 10 हो तो x का मान बताइएगा। अब माध्य कैसे निकाला होगा? तो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि माध्य का मतलब होता है औसत, मतलब जितना आंकड़ा है इसको जोड़ दिया और जितना था उससे भाग दे दिया, ये औसत हमारा निकालिए। तो ये माध्य 10 कैसे निकाला सर? तो ये क्या किया था कि 6, 8, 9, x और 13 को जोड़ा, और फिर जोड़कर इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 से भाग दिया, तब आया था 10, तभी तो माध्य हुआ। अब जब 10 आ गया तब गुना भाग कर देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग जोड़े 6 और अपना 8 और 9 और फिर 13, तो 36 आ जाएगा, बिल्कुल 36 आएगा। हाँ, और यहां पे प्लस में x बराबर 50, या सर x बराबर 50 और प्लस में है तो माइनस में, और घटा लेंगे तो 14 होगा। ऑप्शन सी पे दिया है, ऑप्शन सी सही उत्तर है 63 नंबर प्रश्न का। सबका आ गया ऑप्शन सी? बिल्कुल आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा भी प्रश्न आएगा, बस एग्जाम में अंक चेंज होगा। अब देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए यहां पे लिखा है, तो कौन सा होता है? उसे ही तो आप बोलते हैं समअभाज्य। सबसे छोटी, यहां पे देखेंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वही होता है समअभाज्य 2, जिसे हम लोग समअभाज्य भी बोलते हैं। मतलब मात्र एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कौन सा है? वो है आपका 4 है। कौन सा है सर? 4 है। तो इसी का गुणनफल पूछा था, तो 2 गुने 4 बराबर 8। सबका 8 आना चाहिए था, ऑप्शन सी सही उत्तर। इसमें क्या सोचना था? कुछ नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, गुना कर दीजिए। अब ये सब प्रश्न आपके लिए आ रहा है, जल्दी जल्दी उत्तर देते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। हम लोग कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? कौन इरेशनल नहीं, मतलब कौन अपरिमेय नहीं, मतलब क्या पूछ रहा है? कौन परिमेय संख्या, ये आपसे पूछा है। तो आइए देखते हैं कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहीं पे चेक करें तो 64 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, 8 81 का 9, तो ये परिमेय है? नहीं है, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी है, ये भी अपरिमेय, तो ये अपरिमेय नहीं है, मतलब ये क्या है? परिमेय है। यही तो पूछा था, अपरिमेय नहीं है मतलब कौन परिमेय है? तो ऑप्शन ये सही उत्तर था, इसका वर्गमूल निकल गया। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे प्रश्न कि यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान। अब देखिए कोई भी संख्या AP में कब होता है? कोई भी श्रेणी जब उसका सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस d का मान बराबर हो, तभी तो AP में होगा। मतलब कि AP का मान लीजिए पहला पद है A1
ए है दूसरा पद A2, ये तीसरा पद है A3। तो इसमें क्या AP में क्यों कहा कि आर इन AP में है, क्यों है? क्योंकि A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A1, अभी तो AP में है, इसलिए यही बातें कहना चाहता है। तो आइए इसी पे मान बैठाइए, आंसर निकल जाएगा। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2P प्लस 1, और माइनस में सीधे लिख दे रहा हूं P माइनस 1। माइनस 1 आप कहेंगे क्यों लिखे? क्योंकि ब्रैकेट में हम लिखते P प्लस 1, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस 1 नहीं होता, तो हमने सीधे लिख दिया, ऑब्जेक्टिव है। आप 10th के विद्यार्थी इतना समझदार हो चुके हैं। और फिर A3 माइनस A2, तो 4P माइनस 1 और माइनस 2P और माइनस 1। बस अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2P में से 1P जाएगा, 1P बचेगा, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए 4P में से 2P जाएगा, 2P और माइनस 2। P वाला एक साइड करते हैं तो 2P, और एक प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया, और ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो गया। या P बराबर सर 2 कहां पे है? ऑप्शन बी पे है। तो 66 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं, ध्यान से एक बार देख लीजिए, चीजें समझ लीजिएगा कि क्या कह रहा था। चीजें क्लियर है? इसमें क्या कहा था कि एक श्रेणी दिया था संख्या का, AP में था, तो AP में कब होगा? जब उसका सार बनतर मतलब A3 माइनस A2 बराबर होगा A2 माइनस A1 का। बस वही काम किए, आगे तो गुना भाग कर दिए। इतना तो आप समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा, वही तो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होता है कि वृत्त है, तो वैसी रेखा जो वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करे वह स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसी टाइप का प्रश्न आएगा। बस वहां पे क्या करेगा, मैथ में सारा खेल कॉन्सेप्ट का, रटना थोड़ा वो है कि ये प्रश्न आया इसका आंसर रट लिए। उसमें बस जैसे यहाँ पे 10 है तो 5 कर देगा, 10 है 20 कर देगा, बस और क्या करेगा। बाकी तो इसी तरह पूछेगा, परिसर निकालिए, परिसर का जो आएगा कॉन्सेप्ट, वो जो इसी कॉन्सेप्ट से हम वहां पे भी निकालेंगे, कहीं पे भी प्रश्न आए। अब आइए देखते हैं। कह रहे कि आंकड़ा दिया है, कह इसका परिसर निकालिए। परिसर का मतलब रेंज, परिसर का मतलब रेंज। तो रेंज परिसर क्या होता है कि जो सबसे उच्च मान है उसमें से सबसे जो निम्न है मतलब सबसे कम है उसको घटाइए। उच्च कौन है सर? 30 है। निम्न इसमें से देखिए कौन है? सबसे छोटा तो 9 है, सबसे बड़ा 30 था, सबसे छोटा 9 है, अर्थात कि 21 आ जाएगा। इसका परिसर कितना होगा? 21। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो बिल्कुल दिया है। यहां पे देख रहे हैं ना, ऑप्शन डी पे दिया है, तो आपका 68 का ऑप्शन डी सही उत्तर था। देखिए कितना आसान हो गया। आप कभी भी परिसर पूछे तो कितना बहुआ टाइप प्रश्न, इसको ही आप सबसे पहले बनाइएगा। एग्जाम में परिसर आ जाए तो सबसे जो अधिक लिखा हुआ संख्या सबसे बड़ा हो गया, उसमें से सबसे जो छोटा हो उसको घटा लीजिएगा, काम कंप्लीट। ये देखिए प्रश्न कितना आसान है। करे कि cot 90 माइनस थीटा सर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कोई इसमें दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब ए और बी दोनों सही है, अर्थात कि ऑप्शन सी। ये सारा कॉन्सेप्ट से प्रश्न खूब पूछा जाता है, सबका मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। कह रहा है ए है, एक कौन संख्या है? तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या घटाव करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। ऐसे आप सिद्ध भी करते हैं कि सिद्ध कीजिए 3 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या इरेशनल नंबर है? अपरिमेय है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये कौन संख्या है? ये आपसे पूछा है। देखिए 72 नंबर प्रश्न है। अब देखिएगा संख्या जो आपसे पूछेगा ना, तो जैसे किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकालें, मतलब दशमलव प्रसार निकालेंगे हम लोग, तो दशमलव प्रसार निकालते हैं तो या तो दशमलव प्रसार शांत आता है, मतलब कि पूरा पूरा कट जाएगा, या अशांत आएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो दशमलव के बाद भी, तो अशांत में भी दो तरीका के आ जाता है। एक होता है अशांत में आवर्ती, मतलब एक ही संख्या रिपीट करेगा, या एक संख्या का ग्रुप बार बार आएगा, आवर्ती रिपीट करेगा। एक होता है अनावर्ती, जो रिपीट नहीं करेगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, अनावर्ती होता है। ठीक। अब जो शांत दशमलव प्रसार होता है ये किसका होता है? परिमेय संख्या का। आवर्ती होगा ये भी परिमेय का होगा दशमलव प्रसार, लेकिन अनावर्ती जो होता है वही अपरिमेय संख्या का होता है दशमलव प्रसार। अब यहां पे चीजें देखें
तो ये आसान है, कटा नहीं है। रेकरिंग बता रहा है कि चीजें रिपीट हो रहा है, लेकिन यही अंक रिपीट होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा 5 6 4, फिर 5 6 4। तो चूंकि एक ही चीज रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्त तो इसका एक ही चला, मतलब दशमलव पर पूछा जाए तो कैसा है, अशांत में आवर्ती है। अभी मैं लिखाया वहां पे देख लीजिए कि अशांत आवर्ती किसका होता है, परिमेय संख्या का। तो ये कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि यही बताइए, अब आपको बताना है, आप लोग बताइए पहले जल्दी से। कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए 73 और सही उत्तर दीजिए। देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। जल्दी से उत्तर देंगे, आपके आंसर का इंतजार हो रहा है। कभी भी क्लास को देखें तो अगर ध्यान होगा क्लास में तो आप कहेंगे सर इसमें भी देखिए डॉट डॉट है, मतलब क्या है कि 3 रिपीट कर रहा है। इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 5.23 के ऊपर बार, वही बात होगा, 3 बार बार आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो जो विद्यार्थी परिमेय सोच लिए थे, समझिए आप चीजें समझ रहे हैं। चलिए इसका आंसर देंगे। करा कौन सी संख्या है, कहेंगे सर अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक अपरिमेय है एक अपरिमेय है, तो इसको सिद्ध भी आप करते हैं कि अपरिमेय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे कि भाज्य ए है, भाजक बी है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू आर दिया, तो आर के लिए कौन सा सत्य है। देखिए यूक्लिड महोदय ने क्या कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, इसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। शेषफल पर में मतलब उन्होंने शेषफल पे अध्ययन किया और शेषफल के बारे में उन्होंने बताया कि संख्या जब भी होगा, जब शेषफल जो आएगा ना वो 0 से आ सकता है, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग देंगे मतलब जो भाजक है बी इससे छोटा होगा। एक कंडीशन उन्होंने बताया। अब देखिए कहां पे है, तो यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है ना, सेम कंडीशन है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछा था। अब देखिएगा अगला प्रश्न, करे कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मतलब सर अल्फा प्लस बीटा। मान लीजिए द्विघात बहुपद का मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है। अच्छा, मूलों का गुणनफल -15 है, तो द्विघात बहुपद। अब जब मूल का गुणनफल और योगफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र मैं कई बार बोला हूं, रट जाइए, इस पे प्रश्न नहीं आए प्रथम या द्वितीय पाली में। ऑब्जेक्टिव में भी तमाम प्रश्न 2 से 3 और सब्जेक्टिव में भी 2 अंक नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसको रट जाइए। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या कहता है कि x स्क्वायर माइनस 0 का योगफल इंटू x प्लस 0 का गुणनफल। चलिए बैठा देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस माइनस माइनस, सीधे आंसर लिख दे रहा हूं मैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन डी पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी आपका 76 का सही उत्तर मैं दिखा दे रहा हूं आपको, यहां पे देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ऑप्शन डी पे था माइनस में। चलिए कौन बहुपद नहीं है, तो मैं कई बार बताया हूं कि जिस चर की घात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता। मतलब कि जो भी चर राशि में बहुपद लिखा रहेगा x y a b c d, किसी भी चर राशि में, तो उसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा तभी वो बहुपद होगा। अब अचर से कोई मतलब, अचर है यहाँ पे देखिए अपूर्ण है, उससे कोई मतलब नहीं। चर का पावर पूर्ण संख्या तो बहुपद है, यहाँ पे भी देखिए चर का पावर पूर्ण संख्या बहुपद है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 बराबर क्या होता है 1/x होता है। ये चीजें आप 9 से पढ़ रहे हैं, तो यही बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है बोवर टाइप प्रश्न है सर, कह रहा है आपसे कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघात बहुपद, 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। बहुपद कब नहीं, तो जब चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं, मैंने बता दिया। तो अब देखिए आज ये भी प्रश्न पूछता है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3। तो ये तमाम प्रश्न यहां से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सीखते चलिएगा बारीकी से। कह रहे निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। चलिए फिर आप लोग के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से 79 लिखेंगे और आंसर कमेंट करेंगे कौन होगा सही उत्तर। इसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी ऊपर वाले प्रश्न में बता रहा था, जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर। सही विद्यार्थी बताएंगे। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। कह रहे कि इसके शून्यक हैं, तो 2 तरीका है।
एक तो शून्यक जो मैं हर क्लास में आपको सिखाता हूं कि वह मान होता है जो x हटाकर इसमें से जो मान दिया है आंसर पे इसको भरेंगे तो उस पूरे बहुपद का मान 0 कर देगा, तभी तो शून्यक है। और दूसरा एक गुणनखंड विधि या कोई भी विधि का प्रयोग करके आंसर निकाल लीजिए। चलिए आंसर निकाल लेते हैं, थोड़ा गुणनखंड विधि का भी आपका रिवीजन हो। तो 6 को तोड़ना है सर तो ऐसे तोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x तो हमारा हो गया 5 और गुना करेंगे तो 6 और प्लस 6। x कॉमन ले ले सर तो x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन ले ले तो x माइनस 2। अब यहां पे देखिएगा तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 बराबर 0, या x बराबर सर 3 और 2 कहां पे है तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए मैथ में क्या है, एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि मैथ में किस विद्यार्थी का कंसंट्रेशन लेवल कितना है और कितना मतलब बारीकी से आप अंतिम प्रश्न तक, क्योंकि 100 प्रश्न है समझिए, अपने को 50 छोड़ना है, 50 हार्ड आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, 50 प्रश्न से ज्यादा हम लोग के क्लासेस सीधे सीधे रहेगा। तो कितना आप बारीकी से चीजें सॉल्व किए हैं, घबराए नहीं, क्योंकि जैसे ही मैथ में घबराएंगे माइनस प्लस गलती करेंगे, आंसर आपका गलत होगा। तो वो चीजें यहीं से क्लास के माध्यम से कितना अच्छा सा कॉपी ऐसे रख के सामने अपना आंसर निकाल रहे हैं, मोबाइल को ऐसे रख दिए और पूरा कॉपी पर सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथ का क्लास हमेशा मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह समीकरण दिया है, ये समीकरण 1 है सर, ये समीकरण 2 है। कह इसका किस प्रकार का हल संभव है। तो जब भी हल की प्रकृति पूछे, जैसे द्विघात बहुपद में मूल की प्रकृति पूछता है तो हम क्या करते हैं, विविक्तर निकालते हैं, विविचक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बिल्कुल सही। उसी तरह यहां पे जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हल की प्रकृति मूल की प्रकृति पूछे तो यहां पे याद कीजिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलिए निकाल कर चेक करते हैं। मैं आपसे कहूं कि सर a1 माइनस a2 क्या होगा, आप कहेंगे सर a1 तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, a2 जो यहां पे x का गुणांक है। चलिए कटने वाला है नहीं। मैं आपसे कहूं कि b1 बटा में b2 क्या होगा सर, कहेंगे जो यहां पे x का गुणांक है और जो यहां पे y का गुणांक है तो 1 है, मतलब -3। यहां पे हमने क्या देखा सर कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अगर बराबर आता तो आगे बढ़ते, नहीं आया बराबर तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मतलब कि जो समीकरण युग्म होंगे तो वो संगत होंगे, लेकिन आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी और समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है वास्तविक एवं अद्वितीय, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न, चीजें आप समझ रहे हैं। कह रहा है कि कब अद्वितीय हल होगा, कह रहा है कि समीकरण दिया है 1 और 2, कह रहा है आप अद्वितीय हल के लिए ऊपर वाले प्रश्न में कॉन्सेप्ट सीख लिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल होगा। तो a का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण का हल क्या आ जाए, अद्वितीय आ जाए। चलिए बताते हैं अद्वितीय हल कब होगा सर, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। a1 जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, a2 जो यहां पे x का गुणांक है, बराबर नहीं है जो यहां पे a का गुणांक है, जो यहां पे y का गुणांक है -5 के। आइए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। a बराबर नहीं है, गुना करेंगे सर -10 बटा में 3। ए बराबर नहीं है -10, देखिए यहां पे अच्छा -10 न होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि माइनस में था, तो -10 बटा में 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस छूटा, -10 होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका 82 नंबर प्रश्न का। मैं एक बार देख ले रहा हूं, तो यहां पे देखिएगा a1 बटा a2 हम लोग लिखे हैं 2 बटा में 3 सही है, बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो माइनस कैसे छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे हम लोग, नहीं छोड़ सकते माइनस में, तो इसीलिए माइनस में होगा, मिस प्रिंट था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 83 नंबर। कह रहे आपसे कि इसका अद्वितीय हल होगा, समीकरण दिया है a1x b1y c1 बराबर 0। अच्छा यहां से आपको क्लियर हो गया a1 b1 c1 का मान कैसे निकालते हैं। ऐसे मैं आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिखा चुका हूं। वो मैंने क्यों पहले बनाया था, क्योंकि पहले मैं आपको पूरा वहां पे सिखाया कि किस कॉन्सेप्ट का फार्मूला का क्या अर्थ है, किस प्रश्न में वो मतलब कि उसको अप्लाई करेंगे, कैसे आंसर, पूरा हम लोग चर्चा पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एवं जब भी समय मिले ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में रहेगा, वहां पे बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ 2025 के नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें देख लीजिएगा सारा
चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का छोटा छोटा क्लासेज होगा, किस चैप्टर में कौन सा फार्मूला है, कहां पे यूज करते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण चीज है। अब यहाँ पे देखिए a1x b1y c1 देख रहे हैं ना, इसी तरह हम लोग मान निकाल रहे हैं a2 b2 का। तो ये कब होता है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अद्वितीय हल कब होता है, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तब क्या हो रहा है, अद्वितीय हल। तो यही बात पूछा था कॉन्सेप्ट, तीन तीन प्रश्न में आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया। अब देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण इतना में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान, कह रहे सर x प्लस 2y बराबर 9 है, कह रहे कि x बराबर 5 है तो y बराबर कितना होगा, नहीं बता सकते हैं आप। x हटाइए, 5 रखकर जल्दी से बनाइए, पेन कॉपी उठाइए और जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है सही उत्तर। सिर्फ आपको x हटाकर क्या रखना है, 5 रखना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सॉल्व कर पाते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे 84 और आंसर देंगे। तो x के जगह पर 5 रखेंगे सर, और 2y तो उसी तरह रहेगा बराबर 9, या सर 2y बराबर 9 माइनस 5, या सर y बराबर, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 बट्टा में 2 बराबर 2, मतलब कि y कितना है, 2 है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 84 का। आ गया सबका ऑप्शन बी, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है विविक्तर, उस समय से विविक्तर की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो द्विघात समीकरण चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वही कह रहा है कि विविक्तर का मान बताइए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का मान बताइए। द्विघात समीकरण दिया है। अब द्विघात समीकरण में आपसे कहूं कि a का मान, तो कहेंगे सर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b का मान तो जो x का गुणांक है, और c का मान जो कांस्टेंट है। विविक्तर बराबर क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक। अब b स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर, -4a तो 3/4, c तो -3, गुना कर देंगे तो 4 से 4 मतलब कि भाग में तो कैंसिल कर देगा, -8 का स्क्वायर 64, गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 9, और 64 में 9 जोड़ देंगे तो अपना कितना होगा, 73 ना होगा। बिल्कुल, कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है मैथ में, बस डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, डी पूछा था, आपको बस फार्मूला का यूज करना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपको मालूम था तो आगे बैठाकर गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे प्रश्न कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल इतना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब किस द्विघात समीकरण का मूल प्लस माइनस में 3 है। ये तो आप देखकर भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए देखकर नहीं पता चले, बड़ा पूछते तो क्या करेंगे, तो अभी आसान है, कुछ है थोड़ा। अब देखिए इसमें मूल दिया है द्विघात समीकरण का अल्फा 3 और बीटा -3, तो अल्फा प्लस बीटा जल्दी से निकाल लेंगे तो 3 - 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस -3 कर देगा 0। अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे सर, तो 3 गुने में -3 बराबर -9 हो जाएगा। और अभी हम लोग द्विघात फार्मूला सूत्र का मतलब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, -9 बराबर 0, मतलब यही होगा ऑप्शन बी। इस तरह बना भी सकते थे, और नहीं तो ऐसे भी हमको दिखाई दे रहा था कि एक्स स्क्वायर बराबर -9 था, तो इधर का +9 होता, +9 का रूट मतलब वर्ग घटता तो वर्गमूल हो जाता है, इसका निकाले हम लोग तो ऐसे ही ना होगा। देखिए यहाँ पे मैं निकाल भी दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर -9 है, तो इधर का प्लस, तो एक्स बराबर √9 बराबर +-3, तो ये किसी तरह बनाइए, आंसर तो वही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 87 नंबर, कह रहा है प्रश्न की 2 लगातार, अब देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, अगर प्रश्न आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप घबरा कर छोड़ देंगे, लेकिन कितना आसान है देखिए, समझिएगा प्रश्न। कह रहा है कि 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो मान लीजिए एक x है तो एक x + 1 है, कह रहा है कि धन है, पॉजिटिव है और पूर्ण संख्या है, तो एक x है तो एक x + 1 है, लगातार चल रहा है, पूर्ण संख्या ऐसा ही नहीं होता है 0 1 2 3 इस तरह। तो कह रहा है कि गुणनफल 72 है, तो यदि छोटी संख्या x है तो हम लोग x मान ही लिए, तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है। तो छोटी संख्या x है तो उससे लगातार उसका बड़ा x + 1 होगा, तो x कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 72 है, तो दोनों संख्या का गुना कर दिए, 72 आ गया। कहां पे है, यहां पे है, ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कितना आसान प्रश्न था, भले इतना बड़ा लिखा था, लेकिन देखिए सॉल्व किए तो कितना आसानी से आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे यदि a और b समीकरण इतना के मूल है तब, कह रहे कि a और b का मान बताइए। कहिएगा सर कैसे बताएंगे,
तो वही कॉन्सेप्ट अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए बी मूल है, मतलब क्या है कि समीकरण का मान लेते हैं दो मूल है अल्फा बीटा, तो अल्फा ए है, बीटा क्या है बी है, बस आगे मान निकल जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, या समीकरण के दो मूल है, मतलब अल्फा क्या है ए है, बीटा क्या है बी है। अब चलिए मैं कहूं कि अल्फा प्लस बीटा बताइए सर, तो क्या होगा, कहेंगे माइनस बी बटा ए होगा, तो माइनस बी बटा ए मतलब फार्मूला। अब देखिए अल्फा हमारा कितना है ए है, बीटा मतलब यही ना मूल है, तो अल्फा बीटा यही है। अब तो ये बी है, अच्छा माइनस बी, तो माइनस और बी तो एक्स का जो पहले हो तो माइनस ए, ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो ए है, या बी बराबर क्या होगा सर, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए, और ए प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस ए, समझ रहे हैं ना, मतलब ए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, या बी बराबर 0। देखिए दूसरा जो हम लोग का फॉर्मूला कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो अल्फा हमारा ए है और ये बी है, और सी क्या है तो जो यहां पे है बी। अच्छा ए क्या है सर, तो ए जो एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है तो एक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी, और ए गुना में है तो भाग में, मतलब ए बराबर 1 और बी बराबर 0। देखिए कहीं पे दिया है कहीं पे नहीं दिया, इसलिए तो ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, यही सही उत्तर कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ए 0 दिया है, तो इसलिए तो ऑप्शन डी सेट किया था, तो आसान था चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक एपी के 15 पदों का योग बताइए, मतलब कह रहा है कि एक एपी है उसका 15 पद, मतलब S15 आपको बताना है, जिसके प्रथम एवं अंतिम पद, मतलब ए दिया है कितना 5, और अंतिम पद दिया है मतलब एन दे दिया 75, एन दे दिया 15, तो आपसे एसन नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कहिएगा सर एन बटा 2 और छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन, बिल्कुल। तो S15 हमको निकालना हो तो 15 बट्टा में 2, और ए अपना है कितना 5, और एन कितना है 75, तो 15 बटा में 2 और गुना में 80, ये कट जाएगा सर 40, गुना कर देंगे 0 5 चौका 60, 600 कितना होगा 600, ऑप्शन सी सही उत्तर है। एपी में तो बस फार्मूला 2-4 ही है, और बाकी तो ज्यादातर यही सब गुना भाग करना होता है, तो ये चीजें आप समझ चुके हैं, इस पर कोई प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। अब जैसे यही प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कुछ नहीं, फार्मूला का खेल है, अगर फार्मूला नहीं जानते होंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा कि 200 पद का मतलब कि 200 प्राकृत संख्या, तो 1 + 2 + 3 ऐसे अंतिम पद 200 उसी तरह निकाल सकते हैं आप, लेकिन उससे अच्छा है कि इसका सूत्र कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र कहता है n × n + 1 बटा में 2, जहां n क्या है तो प्राकृत संख्याओं की संख्या है, तो 200 है तो 200 रखिए, और 200 + 1 और बट्टा में 2, एक कट जाएगा कितना हो जाएगा 100, और गुना में 201, गुना करेंगे तो 201 पर 2 गो 0 बैठ जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो जब भी पूछे विषम संख्याओं का कि n मतलब कि विषम संख्याओं का योगफल, तो n², n प्राकृत संख्या को तो n × n + 1 बटा में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न शानदार है, ये 2 अंक के लायक प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न, ध्यान से चीजें सीखिएगा समझिएगा, ये 2 अंक में प्रश्न आ सकता है, तो यहां पे सीख रहेंगे तो 2 अंक में भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कह रहे आपसे कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, मतलब कह रहे कि 107 और 253 के बीच 5 से कितनी संख्या विभाज्य होगी, तो इसके बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का मैं एपी पूछूं तो 103 107 कटेगा नहीं कटेगा, 5 से 108 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, सीधे क्या कटेगा 110, मतलब पहला संख्या इसके बीच में हमको 110 मिलेगा जो कटेगा, उसके बाद 115 मिलेगा, 120 मिलेगा, इसी तरह अंतिम कौन संख्या मिलेगा सर, तो 253 से जब घटते जाएंगे 253 भी नहीं कटेगा, 52 भी नहीं, 51 भी नहीं, सीधे क्या कटेगा 250, मतलब हमको यहां पे ए मिल गया 110, बी मिल गया सर 5, एन मिल गया कितना 250, तो क्या हम एन नहीं निकाल सकते हैं, तो एन पहले निकालेंगे, क्योंकि क्या पूछा है विभाज्य संख्याओं का योगफल, तो पहले तो एन मालूम होना चाहिए तभी योगफल निकाल सकते हैं, तो आइए पहले एन निकालते हैं। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए 250 - 110 बराबर n - 1 इंटू 5,
घटाएंगे सर 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 न होगा, और यहाँ पे गुना में है तो भाग में बराबर n-1, या n बराबर सर तो इसको हम लोग कटा दे तो 5 दूनी में 10, 5 अटे 40 और प्लस 1 बराबर 29। मतलब इसके बीच में 29 संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएगा। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया n का मान। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, Sn। तो चलिए जो पीछे वाला फार्मूला था उसी का यूज करते हैं। Sn बराबर तो S29 बराबर सीधे मैं बैठा देता हूं मान, तो 29 बट्टा में 2 इंटू ए प्लस an, तो ए कितना है 110 है, an कितना है 250 है हमारा। अब देखिए यहाँ पे 29 बट्टा में 2 को जोड़ेंगे तो 0 और 5 1 6 और ये अपना हो जाएगा 2 1 अपना 3। ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पे 360, 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। इतना बराबर 29 गुने 180 गुना करेंगे तो 52-20 आ जाएगा। कितना आंसर होगा 52-20। कहां पे है, ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 91 का। तो आपने देखा इसमें क्या करना था, आपको पहले n निकालना था कि कितना संख्या है जो 5 से कट जाएगा, फिर Sn उसको जोड़ देना था। चीजें समझ गए, ये 2 अंक में आएगा तो इसी तरह बनाइएगा थोड़ा सा और सब लैंग्वेज वगैरह लिख कर, तो अच्छा अंक आपको मिल जाएगा। कह रहा है आपसे कि 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो जब भी त्रिभुज कोई हो अगर उसके मतलब कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है, उसके संगत भुजा का अनुपात पूछे तो उसका वर्गमूल निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज को दिया है क्योंकि वो दोनों समरूप है, कहना यही चाहता है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का 3 और 4 का 2, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सीधे वही जब क्षेत्रफल दे भुजा पूछे तो वर्गमूल, तो जब भुजा दे क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर है 93 का। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न काफी शानदार है, इसको सीखिएगा ध्यान से। कर समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी तो AB स्क्वायर बटा AD। देखिए कितना शानदार प्रश्न और इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है ABC, चलिए ठीक है, तो इसमें एक लंब डाल दिया हम लोग D। अब चूंकि समबाहु है तो इसकी भुजा सब बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु, और लंब जो डाले हैं इसको आधा आधा भाग में बांट देगा, A/2 में, और ये 90 डिग्री का इधर कोण बना रहा है, मतलब ये समकोण। यहां तक चीजें क्लियर है। समबाहु कहा था तो सभी भुजा बराबर, और ये लंब डाले तो दोनों को आधा आधे भाग में बांट दिया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब देखिए चूंकि इसके सामने ये 90 के सामने वाला हमारा कर्ण है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं, ये आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। या AC का स्थान पर AC कितना था, A था, तो A स्क्वायर। AD कितना है तो निकालना है, AD यहां से हम लोग निकाल, AB तो हमको मालूम ही है, AB कितना है हमारा A है, उसमें कोई, लेकिन AD निकालना पड़ेगा, तो इसलिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो AD स्क्वायर और प्लस CD के जगह पर क्या हो जाएगा, तो CD हमारा A/2 है क्योंकि लंब था, 2 भागों में बांट दिया। अब देखिए या AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर इधर, और ये प्लस है तो माइनस में, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो A स्क्वायर बट्टा में 4, या AD स्क्वायर बराबर सर 4 लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इतना बराबर 4A में से घटाएंगे तो 3A स्क्वायर, और बट्टा में कितना हो जाएगा हमारा 4। अब या ये हमारा हो गया AD स्क्वायर। चलिए AD स्क्वायर हमने निकाल लिया, मैं AD नहीं निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारा मैंने यहाँ पे मैंने देखा तो AD स्क्वायर में ही मान पूछा है। अब हमसे जो मान पूछा है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बताइए, तो AB हमारा कितना है, A है, समबाहु त्रिभुज का सारा भुजा हम लोग मान लिए A है। AD स्क्वायर कितना आ गया 3A स्क्वायर बटा 4। अब ये ऊपर चला जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, मतलब 4/3। कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 94 का। ये प्रश्न था शानदार, देख लीजिए एग्जाम के लेवल का प्रश्न था, एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, मैं इधर हट जा रहा हूं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा बार बार देखकर, काफी शानदार प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P पर स्थित है, तो P का निर्देशांक। ये ध्यान से चीजें समझिएगा। यहां पे देखिए
ये सब प्रश्न काफी आसान अगर आप समझ लिए तो। हमारा ये x हो गया, हमारा ये x डैश, ये y डैश। अब कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से दाएं बढ़ेंगे तो ये दाएं हो गया, बाएं हो गया, तो दाईं ओर 5 इकाई, मतलब यहां पे 5 है, मतलब बिंदु कहां है, x अक्ष पर है। जो x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका निर्देशांक x0 होता है, x0। तो यहाँ पे 5 पर है तो 5 0, देखिए कहां पे है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही होता है। बस सारा खेल इमेज का था। आगे इस पे और प्रश्न मिलेगा तो वहां पे और सीख लेंगे हम लोग। अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु इतना के बीच की दूरी बताइए। ये आपसे पूछा, इसके बीच की दूरी। अब दूरी मतलब निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्न चला गया। देखिए हर एक चैप्टर के प्रश्न का रिवीजन होगा, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का कह रहा है यूज कीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यूज करें तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब इसी पे मान बैठा दीजिए। x2 कितना है सर 2, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 5, 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25, मतलब बाहर निकलेगा तो 5 इकाई। तो ऑप्शन डी सही उत्तर थे। कितना आसान है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चीजें आप समझ लिए हैं। इसमें तो कुछ नहीं कि हम लोग दूरी सूत्र का सिर्फ प्रयोग कर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। कह रहा है आपसे कि बिंदु इतना जो है त्रिभुज के शीर्ष है, तो कह रहा है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है, ये आपसे पूछा है। मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है ABC और इसके ए दिया है 0 6, अच्छा बी दिया है 5 माइनस 5 और 3, और सी दिया है आपका 3 1। तो कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज है। तो जब तक हम लोग भुजा नहीं निकालेंगे तब तक कोई संबंध हम बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज है, नहीं बता सकते हैं। तो आइए निकालते हैं भुजा। तो इसका एक भुजा हमको निकालना होगा AB, ठीक है, AB निकालना होगा। एक भुजा निकालना होगा BC, एक भुजा निकालना होगा क्या हमारा AC निकालना होगा। तो वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। AB तो A और B से मतलब रखिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा BC निकालेंगे सर, तो उसी तरह यहाँ पे B और C से मतलब रखेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह AC निकालेंगे तो A और C से मतलब रखेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब गुना भाग करके निकाल दीजिए। तो ये पूरा आ रहा है रूट 34, ठीक है। और इसको भी देखें तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8 64 और 3 में से जाएगा 2 4, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 68, ठीक, 64 4 68। इसका देखें तो 9 और फिर 6 में से 5 25 और 9, फिर इसी तरह हो जाएगा 34। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, मतलब AB बराबर है AC और बराबर नहीं है BC। मतलब ये भी हमारा आ रहा है रूट 34, ये भी आ रहा है रूट 34, लेकिन ये क्या आ गया हमारा रूट 68 आ गया। तो जैसे ही त्रिभुज कोई भी उसकी दो भुजा बराबर तो कौन त्रिभुज होता है, देखिए सर समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो खास कुछ था नहीं, और ये सब प्रश्न 2 अंकीय प्रश्न के लिए भी आप सीख रहे हैं, 2 अंकीय प्रश्न में भी ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न आपसे, यहां पे देखिए कि इतना शीर्ष है तो ये क्या होंगे। मतलब 4 शीर्ष दिया है, मतलब एक समानांतर चतुर्भुज बना के आपको चीजें समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पे एक चतुर्भुज मान लीजिए हमारा हो गया 4 भुजाओं वाला, समझने के लिए ABCD। तो कह रहा है कि A का निर्देशांक है 0-2, B का है 3 1, C का है 0 4, D का है -3 1। तो कह रहा है पहले चारों भुजा निकालिए, मतलब चारों भुजा हमारा AB निकालिए, BD निकालिए, CD निकालिए। अच्छा और यहां पे हम लोग देखें तो AC निकालिए, AC भी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर, तो उसी तरह दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो देखिए ये भी हम लोग निकाले तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहां पे भी 1 में से 2 घटाएंगे, आप समझ रहे हैं, कैलकुलेशन पूरा कर लीजिएगा। तो -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 का 9 अंडर रूट में क्या आएगा 18 आएगा, ठीक। तो सेम BD निकालिए, CD निकालिए, सारा चीज निकालेगा तो रूट 18 ही आएगा। निकाल कर चेक कर लीजिएगा, सब रूट 18 आएगा मान अच्छा से बैठा के। मैंने कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूं, ऊपर मैंने बता दिया कैसे दूरी सूत्र पे निकाल रहे हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 पे, उसी तरह सारा बीच की दूरी निकालेगा, सब बराबर आएगा। और जब सब बराबर आ जाएगा तो कहेंगे वर्ग है। जब चारों भुजा बराबर हो तो क्या होता है, वर्ग होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न, इसमें सिर्फ दूरी निकालकर आपको चेक कर लेना है, समझिए आपका होमवर्क हो गया। कह रहे हैं आपसे कि y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, अब देखिए यहां पे समझिएगा,
यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे है x तो यहाँ पे है x डैश, यहाँ पे है y, यहाँ पे है y डैश। कह रहा है कि x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर y x अक्ष के नीचे बिंदु A है, मतलब कि x अक्ष के नीचे बिंदु क्या है, A है, यहाँ पे 5 इकाई पर। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, आप समझ रहे हैं ना, y अक्ष पे है तो x तो 0 होगा, लेकिन जब नीचे आ गया तो माइनस में होगा, ऊपर आता था ना प्लस में रहता, मतलब इधर माइनस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस रहता है, तो 0 और -5। देखिए कितना आसान है, अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं तो चीजें आसानी से बन जाएगा। बस पूरा कॉन्सेप्ट बताओ, नया नया प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आएगा। कह रहा है कि दो, मतलब कि एक बिंदु को मिलाने वाली, मतलब दो बिंदु इसको मिलाने वाली रेखाखंड को, मतलब ए समझ रहा है, इस तरफ प्रश्न पूछा है, ए बी है, यहाँ पे मान लीजिए P है, और A है कितना 5 - 2, B है कितना 9 और 6, और इसको बांट रहा है 3:1 में। तो कह रहा है P का निर्देशांक बताइए। तो एक फॉर्मूला चल गया, m1x2 + m2x1 बटा में m1 + x2, फिर m1y2 + m2y1 बटा में m1 + m2, इसी पे बैठा देंगे। तो चलिए बैठाते हैं, x1 कितना है m1, अच्छा x2, तो x2 कितना है 9, प्लस में m2y1 बटा में m1 प्लस में m2, ये हमारा हो गया। फिर m1, अच्छा फिर हमारा y2, ठीक है, अब प्लस में m2y1 और बटा में m1 + m2। अब गुना करेंगे तो 27 और प्लस में 5 बटा में 4, और यहाँ पे तो 36 और यहाँ पे 36 का 18, सॉरी 18 और माइनस आपका 2 बटा में 4। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जोड़े 27 और 5 तो हमारा 32 बटा में 4, और 18 में से 2 घटा ले तो 16 बटा में 4, कटा देंगे तो 4 से 1 कट जाएगा हमारा 8, और 1 कट जाएगा 4, 8 और 4, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 8 और 4। कहां पे है, ऑप्शन बी पे। तो m1x2 वाला फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो ये पूरा जो नया सेट था इसका मैंने पूरा 100 प्रश्न करा दिया। बाकी के 50 प्रश्न जो आप नहीं देखेंगे तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारा प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको बार बार देकर अभ्यास कर लीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगले आगे किस सब्जेक्ट आप क्लास आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिविजन कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।